नमस्कार दोस्तों, लिपि क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में, और नदियों में भी हमने राजस्थान की नदियों को वर्गीकरण मैंने आपको पूर्णतः समझा दिया। और उसके बाद में हमने कर ली थी आंतरिक अपवाह तंत्र की कुछ नदियों के बारे में, जैसे घग्गर हो गया, उसके बारे में पढ़ लिया, कांतली, कांकरी, इन नदियों के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे साबी नदी। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम सेवर की पहाड़ी से, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी से होता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र। तो ये कोटपुतली बहरोड से प्रारंभ होती है, कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में आगे बात करते हैं कोटपुतली बहरोड के बाद में तिजारा अलवर में जाती है, खेतल तिजारा में, और इसके बाद में गुरुग्राम, इसके बाद में खेतल तिजारा और इसके बाद में आगे चलकर कहां जाती है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम में भी एक झील पड़ती है। कौन सी झील बात करते हैं दोस्तों? नजफगढ़ झील। कौन सी झील में? नजफगढ़ झील में। नजफगढ़ झील में यह क्या कराती है? झील में अपना पानी गिराती है। नजफगढ़ झील में क्या गिराती है? पानी गिराती है। तो आपसे पूछ लिया जाए इसका उद्गम कहां से होता है, तो सेवर की पहाड़ी, और समापन कहां होता है? नजफगढ़ झील गुरुग्राम के अंतर्गत पड़ती है। राजस्थान के ये दो जिलों में बहती है, एक तो कोटपुतली बहरोड और एक खेतल तिजारा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस पर कौन सी सभ्यता स्थित है। तो इस पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इस नदी पर जोधपुरा, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। जोधपुरा सभ्यता पहले कहां आती थी? जयपुर के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आती है। तो जो इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है, सभ्यता स्थित है। और एक दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इस सभ्यता पर हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस पर साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं? हाथी दांत के। तो दोस्तों इस सभ्यता में इस पर हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों एक और बात करते हैं इस नदी के बारे में। उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी। तो ये यहीं पे लिख लो दोस्तों, उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी, आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है। दोस्तों एक तो बात की थी हमने पहले घग्गर नदी के बारे में कि उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी। या किसी भी प्रवाह में देख लो, उत्तर दिशा से तो कौन सी नदी प्रवाह राजस्थान में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी प्रवेश करती है। जबकि उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से नदी देखी जाए तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कहां से कहां तक बहती है? उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो कोटपुतली बहरोड, खेतल तिजारा और गुरुग्राम में भी कौन सी एक झील पड़ती है? नजफगढ़ झील में इसका पानी गिरता है। इस पर जोधपुर क्या है? सभ्यता स्थित है। और इस नदी पर हाथी दांत के क्या हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उत्तर दिशा में बहने वाली, राजस्थान के उत्तर दिशा में ये जाने वाली एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम रूपरेल नदी। रूपरेल नदी का उद्गम कहां से होता है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप मुझे बताओ कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है। ये मैंने पीछे की कक्षा में बता दिया, आपको बताना है कमेंट में रूपनगढ़
ये तो रूपरेल नदी है। एक मैंने नदी पढ़ाई थी रूपनगढ़ नदी, उसका उद्गम कहाँ होता है और अंत कहाँ होता है ये आपको कमेंट में बताना है। तो हम बात करते हैं रूपरेल नदी। रूपरेल नदी का उद्गम थानागाजी तहसील अलवर उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। थानागाजी तहसील से उदयनाथ की पहाड़ी से, उदयनाथ पहाड़ी से। तो इसका उद्गम आपसे पूछ लिया जाए तो थानागाजी तहसील जो कहां पड़ती थी, पहले अलवर में पड़ती थी, वर्तमान में कहां है, वर्तमान में भी ये अलवर जिले में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, थानागाजी अलवर से किसका उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उपनाम क्या है इसका, कौन सी नदी को इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो लसवारी व वराह नदी, लसवारी व वराह नदी के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी नदी को, रूपरेल नदी को लसवारी व वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। ये किन किन जिलों में बहती है, बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर और डींग। बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा, अलवर, डींग और भरतपुर में क्या, कौन सी नदी बहती है, रूपरेल नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, इसे ही भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। रूपरेल नदी को कहा जाता है। दोस्तों रूपरेल नदी पर एक क्या है, बांध है, कौन सा, मोती बांध, उसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। कौन सा बांध, मोती बांध को क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। वो किस पर स्थित है, रूपरेल नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों आगे बात करते हैं इस नदी पर कौन कौन सी सभ्यता स्थित है। एक तो डींग महल स्थित है। इस नदी पर डींग महल जिसका निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने करवाया था। ये कहां पर है, भरतपुर में है। वर्तमान में डींग क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया है, डींग जिला बन गया है, तो ये वर्तमान में डींग के अंतर्गत आता है। और एक नोह सभ्यता और एक सीकरी बांध। नोह सभ्यता कहां है, ये भरतपुर में है। नोह सभ्यता और सीकरी बांध, यह भी कई बार पूछा हुआ है, सीकरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो सीकरी बांध रूपरेल नदी पर स्थित है। तो सीकरी बांध, डींग महल और नोह सभ्यता और मोती बांध, जिसे भरतपुर की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, या लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन पूछ ली जाए तो मोती झील या मोती बांध, मोती झील भी और मोती बांध भी है। ठीक है दोस्तों, मोती झील या मोती बांध को क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो इस नदी पर क्या है, एक क्या है, नटनी का बाड़ा स्थित है। नटनी का बाड़ा आपसे पूछ लिया जाए, नटनी का बाड़ा स्थित है। तो नटनी का बाड़ा कौन सी नदी पर स्थित है, तो रूपारेल नदी पर नटनी का बाड़ा स्थित है। जबकि बात करते हैं नटनी का चबूतरा कहां स्थित है, तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर स्थित है। नोट लगाकर लिख लो, ये भी नोट लगाकर लिख लो, नटनी का चबूतरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चबूतरा स्थित है कहां पर है, पिछोला झील। आगे लिख लो, पिछोला झील पर क्या है, नटनी का चबूतरा स्थित है। तो दोस्तों ये थी आपकी रूपरेल नदी। रूपरेल नदी का उद्गम आपसे पूछ लिया जाए, थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। इसका उपनाम पूछ लिया जाए तो लसवारी नदी या वराह नदी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं, ये अलवर, डींग और भरतपुर क्षेत्र में क्या है, प्रवाहित होने का काम करती है। इस नदी पर डींग महल जिसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था, और नोह सभ्यता जो कहां पर है, वर्तमान में भरतपुर के अंतर्गत है, और सीकरी बांध तथा मोती झील स्थित है। मोती झील
को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन व भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं नटनी का बाड़ा कहाँ स्थित है, तो नटनी का बाड़ा भी रूपरेल नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर स्थित है। यह था दोस्तों रूपरेल नदी के बारे में। आपको रूपनगढ़ नदी के बारे में मैंने पूछा है, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कुकुंद नदी। ये कुकुंद नदी के बारे में आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कहां पर स्थित है। कुकुंद नदी बयाना के अंतर्गत स्थित है। बयाना कहां पड़ता है? बयाना भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कुकुंद नदी बयाना भरतपुर में स्थित है। कहां से है? बयाना में निकलती है और ये भरतपुर में ही बहती है। और कौन से जिले में नहीं बहती है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, एक मैंने नदी लिखाई थी रोहिल नदी। रोहिल नदी किस जिले में स्थित है? तो यह कहां पर बहती है? शुष्क मरुस्थल में बहने का काम करती है। तो शुष्क मरुस्थल में बता दिया जाए तो आपसे किस जिले में बहती है? जैसलमेर में। जैसलमेर के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसलमेर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और पशु संपदा भी सबसे कम कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। पशु घनत्व भी सबसे कम कहां है? जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी पूछ लिया जाए तो कौन सा जिला है? जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी कहां बहती है? ये जयपुर में बहती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? अमीन शाह का नाला के नाम से जाना जाता है। अमीन शाह का नाला भी कहते हैं। अमीन शाह का नाला कहते हैं। कौन सी नदी को? द्रव्यवती नदी को अमीन शाह का नाला। ये अभी हमारे क्विज में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था कि अमीन शाह का नाला या द्रव्यवती नदी कहां बहती है? तो जयपुर में बहती है। अमीन शाह के नाले के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नदियों की बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की, और कौन सी नदियां हैं? तो मैंने आपसे को पहले ही बता दिया, खारी, खंडेला और तुरुतमती। खारी, खंडेला और तुरुतमती। ये नदी कहां से उद्गम होता है? इन तीनों नदियों का एक साथ ही उद्गम होता है। तीनों नदी कहां से? जयपुर से ही उद्गम होता है इसका। तो जयपुर में उद्गम जयपुर की पहाड़ियों से। आपसे पूछ लिया जाए उद्गम तीनों नदियों का कहां से होता है? जयपुर की पहाड़ियों से। जयपुर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? इन तीनों नदियों का उद्गम होता है। ये पूर्व दिशा में जाकर किस में मिल जाती है? ये तीनों नदियां सांबर में मिल जाती है। पूर्व में बहकर यह सांबर में मिल जाती है। यह सांबर झील में मिल जाती है। दोस्तों यह वही सांबर झील है जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। पहली झील तो पूछे तो कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर है। 8.47% क्या करती है? सांबर झील नमक उत्पादन का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार के क्या लगे हुए हैं? संयंत्र लगे हुए हैं। तो पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है। और इसमें मैंने 5 नदियां बताई थी। कौन कौन सी नदी इसमें आकर गिरती है? तो 3 नदियां तो ये खारी, खंडेला और तुरुतमती, एक रूपरेल नदी और एक सागी नदी इसमें आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आंतरिक अपवाह तंत्र। एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं। कुकुंद नदी कहां है? बयाना भरतपुर में है। रहेला नदी कहां है? जैसलमेर में। जैसलमेर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? इसका जनसंख्या घनत्व 17 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बराबर इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं द्रव्यवती नदी जयपुर में बहती है। अमीन शाह के नाला के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं खारी, खंडेला और तुरुतमती, ये जयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होती है और सांबर झील में
अपना पानी गिराती है, तो पूर्व दिशा से आकर यह सांबर झील में अपना पानी गिराने का काम करती है। सबसे बड़ी राजस्थान में खारे पानी की झील पूछे तो सांबर झील है। इसमें 8.47% क्या होता है, नमक उत्पादित होता है, जबकि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में स्थित है। ये थी दोस्तों आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। यहीं पे आपका आंतरिक अपवाह तंत्र का टॉपिक तो क्या होता है, खत्म होता है। कल हम आगे की क्लास में करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां, जिसमें प्रमुख नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। लूनी, माही, पश्चिम बनास और साबरमती नदियों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे आगे की क्लासों में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इससे आप भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।